नमस्कार दोस्तों, टारगेट जीके प्लस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मित्रों, हम अपनी विषय वस्तु को लेकर के जो विमर्श कर रहे हैं, जो हमारी चर्चा चल रही है, मुझे विश्वास है कि आपको हमारी विषय वस्तु अच्छे से समझ में आ रही होगी। आप लोगों के लगातार हमें कमेंट मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इस तरह से हमें कमेंट करते हैं, ऐसा लग रहा है कि हमारा जो प्रयास है सार्थक हो रहा है। हम आपके लिए जो श्रम कर रहे हैं, जो परिश्रम कर रहे हैं, वो हमारा जाया नहीं जा रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आपके इस स्नेह के लिए, आपके इस दुलार के लिए। और मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बंधु, हमारे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी इसका लाभ लें। तो आप इसको शेयर भी करते रहें, अपने साथियों को अवगत भी कराते रहें, जिससे कि वो भी लाभ ले सकें। मित्रों, हमारी जो कल की विषय वस्तु थी, हम जहाँ से छोड़कर गए थे वहीं से हम अपने विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो कंटेंट था भाषा को लेकर के, हम समझ गए। भाषा में हमने भाषा की परिभाषा पढ़ी थी, भाषा के अंग पढ़े थे, भाषा के भेद पढ़े थे, भाषा की इकाई पढ़ी थी। इसके बाद मित्रों, हम कल आपको जो कंटेंट छोड़कर गए थे भाषा की इकाई, उस पर विमर्श करते हैं। भाषा की इकाई, भाषा की इकाई। देखिए मित्रों, इकाई तो हम कल पढ़ चुके थे, हमें स्वरूप पढ़ने हैं। भाषा के स्वरूप, भाषा के स्वरूप। जी देखिए मित्रों, भाषा के स्वरूप। मित्रों, जब एक बालक, मैं आपको टीचिंग मेथड से साथ ही साथ जोड़ता चलूंगा, जिससे कि आपको बाद में जब हम शिक्षण विधियां पढ़ें तो शिक्षण विधियों में हमें पढ़ने में आसानी रहे। भाषा के स्वरूपों की हम बात करें तो मित्रों, भाषा के जो स्वरूप हैं, 5 स्वरूप हम देखे जाते हैं अधिकांशतः भाषा के। और वो कौन कौन से स्वरूप है समझना। देखिए, सबसे पहला भाषा का जो स्वरूप है वो है मातृभाषा। मातृभाषा। दूसरा है बोली। तीसरा है प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा। नेक्स्ट है राज्य भाषा। और अगला है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा। तो मित्रों, अब समझना बात ध्यान से। भाषा के स्वरूपों में हम बात कर रहे हैं और भाषा के मुख्यतः हम 5 स्वरूप पढ़ रहे हैं। पहला है हमारा मातृभाषा, दूसरा है हमारा बोली, तीसरा है हमारा प्रादेशिक भाषा, नेक्स्ट है राज्य भाषा और नेक्स्ट है राष्ट्रभाषा। मित्रों, हम जो भाषा जो मिलती है हमारी, इन्हीं स्वरूपों में मिलती है। सबसे पहली मातृभाषा मिलती है। मातृभाषा किसे कहते हैं, मातृभाषा क्या होती है? तो देखिए मित्रों, जब बच्चा जन्म लेता है तो वह सबसे पहले जो भाषा सीखता है, वह भाषा अपनी माता से सीखता है। यानी हम कह सकते हैं कि माता के द्वारा बोली जाने वाली जो भाषा होती है, वो भाषा क्या कहलाती है? मातृभाषा। बालक जब सर्वप्रथम बोलना सीखता है तो जो भाषा उसकी माँ बोल रही है, वो उस भाषा को आत्मसात करता है, उस भाषा का अनुकरण करता है और उसी भाषा को क्या करने लगता है? बोलने लगता है। तो हम कह सकते हैं कि माता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है मित्रों? मातृभाषा कहलाती है। क्लियर ना? जी।
दूसरी है हमारी बोली, किसी क्षेत्र विशेष की भाषा जो एक निश्चित परिवेश में, एक निश्चित क्षेत्र में बोली जाती है। लेकिन ध्यान रखना कि प्रादेशिक भाषा भी एक प्रदेश विशेष की भाषा होती है और बोली भी एक क्षेत्र विशेष की। लेकिन बोली में और प्रादेशिक भाषा में थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर क्या है मित्रों? देखो, बोली किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा जिसका कि अपना कोई निश्चित व्याकरण नहीं है, जिसका कोई अपना शुद्ध रूप नहीं है, जिसका कोई निश्चित शब्दकोश नहीं है, वो भाषा क्या कहलाती है? हमारी बोली। जैसे आप बहुत सारे शब्द हैं, आप दैनिक, एक शब्द है हमारा नहीं, शब्द है हमारा नहीं। मित्रों, आपने इस शब्द को कई जगह अलग अलग रूपों में, जैसे आप धौलपुर की तरफ चले जाओ तो वहाँ नहीं ना बोल करके नाने बोलते हैं। आप करौली साइड में जाओगे तो नहीं को नी बोलते हैं, नी। ऐसे ही एक शब्द है कुछ, हमारे भरतपुर में आओ, इस कुछ को कछु बोलते हैं, तो वो अपने क्षेत्र की भाषा है जिसका अपना कोई रूप नहीं है, ना तो वो शुद्ध है, ना ही उसका कोई निश्चित व्याकरण है, ना ही उसका कोई निश्चित शब्दकोश है। तो हम कह सकते हैं कि एक क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा जिसका कि ना तो कोई निश्चित व्याकरण है, निश्चित शब्दकोश है, ना ही जिसका कोई शुद्धतम रूप है, क्या कहलाती है? हमारी बोली कहलाती है। क्लियर ना मित्रों? जी। आगे बात करते हैं मित्रों प्रादेशिक भाषा। प्रादेशिक भाषा मित्रों हमारी जो प्रदेश विशेष की भाषा होती है, वह भाषा जो प्रदेश विशेष की भाषा है वो भाषा कहलाती है हमारी प्रादेशिक भाषा। जैसे हम बात करें, हमारी गुजराती भाषा है, कैसी भाषा है? हमारी प्रादेशिक भाषा है, एक प्रदेश विशेष में बोली जाती है। यानी कि वह भाषा जो एक प्रदेश विशेष में बोली जाती है तथा जिसका अपना निश्चित शब्दकोश होता है, अपना निश्चित व्याकरण होता है, जो शुद्धतम रूप में होती है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो अपनी संविधान की, जिसका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलता है, जिसका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में मिलता है, वो क्या, कौन सी भाषा कहलाती है? प्रादेशिक भाषा कहलाती है। महत्वपूर्ण बात है, समझ लेना। प्रादेशिक भाषा, आप प्रादेशिक भाषा में बोली में बस यही अंतर समझ लो कि वह भाषा, बोली तो वो होती है जिसका अपना कोई शुद्धतम रूप नहीं होता, अपना कोई निश्चित शब्दकोश नहीं होता, अपना कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता, वो कहलाती है बोली, और जो क्षेत्र विशेष की होती है। साथ ही प्रादेशिक भाषा वो होती है जो एक प्रदेश विशेष की भाषा होती है, साथ ही साथ उसका अपना निश्चित शब्दकोश होता है, अपना निश्चित व्याकरण होता है, साथ ही जो शुद्धतम रूप में होती है, और सबसे बड़ी बात कि वो जिसका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में होता है, वो भाषा कहलाती है हमारी मित्रों प्रादेशिक भाषा। एक बात ध्यान रखना मित्रों, यह महत्वपूर्ण बात है कि हमारी जो राजस्थानी भाषा है, ये राजस्थानी भाषा का संविधान में कोई उल्लेख, संविधान की 8वीं अनुसूची में कोई उल्लेख नहीं है। अब जब संविधान की 8वीं अनुसूची में इसका उल्लेख नहीं है तो राजस्थानी भाषा प्रादेशिक भाषा नहीं है। याद रखना, हमारी जो राजस्थानी भाषा है वह राजस्थानी भाषा प्रादेशिक भाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। क्लियर ना जी। आगे बात करते हैं मित्रों राज्य भाषा पर। राज्य भाषा किसे कहते हैं? राज्य भाषा क्या होती है समझना। किसी भी प्रदेश विशेष की या किसी भी राज्य विशेष या देश की, किसी प्रदेश या किसी राज्य या फिर किसी देश के सरकारी कामकाज, महत्वपूर्ण बात समझना,
सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है, किसी भी राज्य की या देश की जो सरकारी कामकाज की भाषा होती है, कार्यालयी जो भाषा होती है, जिसमें उस देश के कार्यालयों में या उस देश के राज्य हैं उनमें सरकारी कामकाज किया जाता है, जिस भाषा का प्रयोग सरकारी कार्यालयों में किया जाता है वो भाषा कहलाती है हमारी राज्य भाषा। क्लियर ना कि सरकारी कामकाज की भाषा किस नाम से जानी जाती है मित्रों? राज्य भाषा के नाम से जानी जाती है। जैसे हमारी हिंदी भाषा है, कैसी भाषा है हमारी? राज्य भाषा है, ठीक है ना। अब देखना मित्रों, अगली भाषा है राष्ट्रभाषा। एक बात आप यहां समझना, आप सोच रहे होंगे कि हिंदी राज्य भाषा है या राष्ट्रभाषा है। यह प्रश्न आपको जरूर झकझोर रहा होगा, आपके मस्तिष्क में जरूर भ्रम पैदा कर रहा होगा। तो देखिए मित्रों, समझना कि राज्य भाषा किसे कहते हैं? किसी भी देश या राज्य के सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है वो भाषा कहलाती है हमारी राज्य भाषा। और राष्ट्रभाषा किसी भी देश या राष्ट्र के यानी कि 66.66% लोग, किसी भी राष्ट्र के 66.66% लोग उसको समझने वाले हों या बोलने वाले हों। राष्ट्रभाषा कि किसी भी राष्ट्र के 66.66% लोग उसको क्या करने वाले हों? बोलने वाले हों। और 75% लोग उसको क्या करने वाले हों? समझने वाले हों। राष्ट्रभाषा किसी भी राष्ट्र के 66.66% लोग उस भाषा को क्या करने वाले हों? बोलने वाले हों। और 75% लोग उस भाषा को क्या करने वाले हों? समझने वाले हों। वो भाषा कहलाती है मित्रों हमारी कौन सी? राष्ट्रभाषा। याद रखना, यानी जिसको हम जिनकी संख्या, बोलने वालों की संख्या कितनी है? 66.66%। और समझने वालों की संख्या कितनी है? 75%। वो भाषा किस नाम से जानी जाएगी? राष्ट्रभाषा। अब हमारी जो हिंदी भाषा है, हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत देश की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, याद रखना। सबसे महत्वपूर्ण, आपने कई किताबों में, पुस्तकों में आपने देखा होगा, लिखा होता है राष्ट्रभाषा हिंदी, लेकिन राष्ट्रभाषा हिंदी है ही नहीं। हमारे भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस भाषा को 66.66% बोलने वाले और 75% समझने वाले लोग नहीं हैं। चाहे वो अंग्रेजी भाषा है, उसको ना तो बोलने वाले हैं ना समझने वाले हैं इतने लोग, ना हिंदी भाषा को। हमारे उत्तर भारत में हिंदी भाषा चलती है, दक्षिण भारत में अलग भाषा चलती है, अंग्रेजी भाषा का बोलबाला है। वहाँ के लोग, अगर हम बनाने का प्रयास भी करते हैं, इधर के लोग कहते हैं कि हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाए, तो दक्षिण भारत वाले लोग परेशान करते हैं कि नहीं साहब इसको मत दो। अगर अंग्रेजी को बनाया जाए तो उत्तर भारत के लोग। और देखो मित्रों, हमारी जो राष्ट्रभाषा है ही नहीं। पहली बात तो हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखना, ध्यान रखना। महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है हमारा, अधिकांशतः पूछ लिया भी जाता है। कभी टीचिंग मेथड में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो हमारी कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। क्लियर ना मित्रों जी? तो हमारी भाषा के स्वरूपों में हम विमर्श कर रहे थे। भाषा के 5 स्वरूप पर हम विमर्श कर रहे थे। पहला है मातृभाषा, दूसरा है बोली, तीसरी है प्रादेशिक भाषा, चौथी है राज्य भाषा और पांचवी है हमारी राष्ट्रभाषा। मातृभाषा किसे कहते हैं? तो माता के द्वारा बोली जाने वाली भाषा को हम क्या कहते हैं मित्रों? मातृभाषा कहते हैं। और किसी प्रदेश, किसी क्षेत्र विशेष की जो भाषा होती है जिसका कोई निश्चित व्याकरण नहीं होता,
निश्चित शब्दकोश नहीं होता, जो शुद्धतम रूप में नहीं होती है वो हमारी क्या कहलाती है, बोली कहलाती है। जैसे आपकी डांगी है, ढूंढाड़ी है, मेवाड़ी है, हाड़ौती, ये जो क्षेत्र हैं इनकी जो भाषा है ये सारी क्या है, बोली है। इसके बाद प्रादेशिक भाषा, प्रादेशिक भाषा वो कहलाती है जो एक प्रदेश विशेष की भाषा होती है, जिसका अपना निश्चित व्याकरण होता है, जो निश्चित व्याकरण होता है, जिसका निश्चित शब्दकोश होता है, जिसका शुद्धतम रूप होता है, साथ ही जो संविधान की 8वीं अनुसूची में जिसका उल्लेख मिलता है वो कहलाती है हमारी प्रादेशिक भाषा। राज्य भाषा सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है उसको हम क्या कहते हैं, राज्य भाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा तो किसी भी भाषा को 66.66% लोग बोलने वाले तथा 75% लोग समझने वाले होते हैं, वो कहलाती है हमारी राष्ट्रभाषा। अब देखिए मित्रों, यहाँ थोड़ा सा कंटेंट हमें समझना है, एक दो महत्वपूर्ण बातें हमें समझनी है, वो कौन सी है। हमारी पहली बात तो यहाँ आपको याद रखना है कि भारत देश की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। याद रखना, आपको अगर किसी भी बुक में ये लिखा मिले कि राष्ट्रभाषा हिंदी, बहुत किताबों में लिखा मिलेगा राष्ट्रभाषा हिंदी, जबकि है ही नहीं। भाई राष्ट्रभाषा हमारी तब बनेगी जब उस भाषा को बोलने वाले लोग कितनी हो, 66.66%, और उस भाषा को समझने वाले लोगों की संख्या कितनी हो, 75%। अब हमारे उत्तर भारत में हिंदी भाषा को बोलते हैं, समझते हैं, दक्षिण भारत में ना तो बोला जाता है ना समझा जाता है। उधर पूर्वी भारत में चले जाइए, वहाँ पर भी ऐसा नहीं है, तो फिर यह राष्ट्रभाषा नहीं है। क्लियर ना। हाँ, हमारी जो राजभाषा है वो राजभाषा कौन सी है, हिंदी है, इसका ध्यान रखना। ठीक है मित्रों, हमारी जो हिंदी राजभाषा है ये राजभाषा बनी थी 14 सितंबर 1949 को। ये महत्वपूर्ण बात है, याद रखना। पटवार में पूछा जा सकता है, आरपीएससी एलडीसी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रीट में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत देश की राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी है। राष्ट्रभाषा कौन सी है, तो कोई नहीं है। और राजभाषा हिंदी कब बनाई गई, तो 14 सितंबर 1949 को बनाई गई। क्लियर ना। इसके बाद बात करते हैं मित्रों, देखिए राजभाषा जो हिंदी है, इसी 14 सितंबर को जब ये 14 सितंबर 1949 को जब ये भारत देश की राजभाषा बनाई गई, तो इसी उपलक्ष्य में प्रति वर्ष 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है, हिंदी दिवस मनाया जाता है। याद रखना, कंटेंट लिख लेना ध्यान से अच्छे से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हिंदी दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 14 सितंबर को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी भाषा को भारत देश की राजभाषा घोषित किया गया था। क्लियर ना जी। इसके बाद देखिए, थोड़ा सा मैं एक दो क्वेश्चनों पर और बात कर लेता हूं। हालांकि यहां से क्वेश्चन रीट में तो नहीं पूछा जाएगा, रीट में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इन्हीं से पूछा जाएगा, इसके अलावा कम चांस बनते हैं। लेकिन हाँ, आरपीएससी एलडीसी में या पटवार में क्वेश्चन पूछा जा सकता है अधिकांशतः, तो उस पर मैं थोड़ा सा विमर्श कर लेता हूँ। देखिए मित्रों, एक दो क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। एक तो आपको हम बाद में क्वेश्चन सीरीज भी देंगे, आपको क्वेश्चन हल भी करवाएंगे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो हमें लगता है कि ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, आने लायक हैं। हम विमर्श पिछले जो कंपटीशन के पेपर हैं उनको उठा करके उस हिसाब से हम आपको क्वेश्चन भी हल करवाएंगे। लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन है महत्वपूर्ण जो हमें लगते हैं वो आप एक बार नज़र रखना। देखिए, सबसे पहली बात कि एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व स्तर पर हिंदी सचिवालय, विश्व स्तर पर हिंदी सचिवालय कहां पर है, पूछा जाता है। तो देखिए, विश्व स्तर पर जो हिंदी सचिवालय है, हिंदी भाषा का जो सचिवालय बनाया गया विश्व स्तर पर, वो है मित्रों मॉरिशस में।
कहाँ पर है? मॉरिशस में है। ध्यान रखना, मॉरिशस में 3 विश्व हिंदी सम्मेलन भी हो चुके हैं। अभी 2018 में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था वो भी पोर्ट लुइस मॉरिशस में ही हुआ था 2018 में। 18 से 20 अगस्त 2018 में आपको लिखवा भी दूंगा। हमारा ये 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन था। ये पोर्ट लुइस मॉरिशस में हुआ था 18 से 20 अगस्त के बीच में, जिसकी अध्यक्षता की थी हमारी तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने। ठीक है मित्रों, ध्यान रखना। देखिए, मैं आपको विश्व स्तर पर हिंदी सचिवालय मॉरिशस में है, जिसकी स्थापना की गई थी फरवरी 2008 में। याद रखना पहली बात कि विश्व स्तर पर, पहली बात याद रखना, विश्व स्तर पर हिंदी सचिवालय मॉरिशस में स्थापना कब की गई? तो फरवरी 2008 में। क्लियर ना जी। इसके बाद बात करते हैं मित्रों आगे कि हमारा प्रथम हिंदी सम्मेलन कहां हुआ? प्रथम हिंदी सम्मेलन, तो मित्रों प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था हमारा नागपुर में। कहां पर हुआ था? नागपुर में, और यह हुआ था 1975 में। प्रथम हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में। इसी प्रथम हिंदी सम्मेलन में मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री आए थे, उस समय के प्रधानमंत्री थे वो आए थे, और उन्होंने इस हिंदी सचिवालय की स्थापना की नींव रखी थी। 1975 से परंपरा चली आ रही थी। 2002 में इसका नियम संशोधन कानून बने थे, 2003 में बना था, फिर 2005 और फिर आगे जाकर 2008 में जाकर के सचिवालय स्थापित हुआ था। लेकिन उसकी जो नींव रखी थी वो हिंदी सम्मेलन नागपुर में रखी गई थी। विश्व स्तर पर जो हिंदी सम्मेलन हुआ था नागपुर में, उसमें मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री आए थे, उन्होंने इस बात को रखा था। क्लियर ना? तो याद रखना, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में नागपुर में हुआ, और इसके बाद में 11वां जो हिंदी सम्मेलन, एक बात और ध्यान रखना यहाँ कि जो विश्व हिंदी सम्मेलन है ये प्रति 3 वर्ष में होता है। आप ध्यान रखना, प्रति 3 वर्ष के हिसाब से आप फैलाते चलना, आपको समय पता लग जाएगा। कोई भी सम्मेलन आपसे पूछे तो प्रति 3 वर्ष में होता है। हर 3 वर्ष के बाद में हिंदी सम्मेलन होता है, विश्व स्तर पर हिंदी सम्मेलन होता है। क्लियर ना जी। यहां देखिए, यहां जो मॉरिशस में स्थापना की गई थी 2008 में, यह मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां पर 3 बार विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुका। यह भी ध्यान रखना, मॉरिशस में 3 बार विश्व स्तर पर हिंदी सम्मेलन हुआ है। साथ ही साथ विश्व हिंदी सम्मेलन प्रतिवर्ष हिंदी सम्मेलन कितने वर्ष के अंतराल में होता है? तो 3 वर्ष के अंतराल में होता है। 11वां हिंदी सम्मेलन हुआ था, अब विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था आपका 18 से 20 अगस्त 2018 में, और स्थान था मॉरिशस। मॉरिशस मित्रों ध्यान रखना, मॉरिशस में अध्यक्षता की दी सुषमा स्वराज ने। सुषमा स्वराज। क्लियर ना जी। तो यहां से ये 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, महत्वपूर्ण हैं आरपीएससी एलडीसी के लिए और आपके पटवार भर्ती के लिए। रीट में तो यहां से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, क्योंकि रीट का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा हल्का है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। वो व्याकरणिक क्वेश्चन पूछेगा या फिर टीचिंग मेथड से क्वेश्चन पूछते हैं हिंदी में, क्योंकि वो विषय वस्तु थोड़ी सी हटके चली जाती है। लेकिन हाँ, आरपीएससी एलडीसी जो आपकी जनरल नॉलेज पर आधारित है, वहाँ से ये क्वेश्चन आपसे 100% पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखना। तो 4-5 क्वेश्चन हमारे बनते हैं। पहला क्वेश्चन मैं आपको एक बार और अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा, एक बार और नोट करवा देता हूँ। एक बार और नोट करवा देता हूं मित्रों। देखिए, पहला 14 सितंबर 1949,
को हिंदी को किस राजभाषा का दर्जा दिया गया? हिंदी को राजभाषा का क्या दिया गया मित्रों? दर्जा दिया गया। कब? 14 सितंबर 1949 को। अब देखिए एक चीज और, संविधान के कौन से अनुच्छेद में? संविधान के कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद था अनुच्छेद 343। कौन सा अनुच्छेद था मित्रों? अनुच्छेद था 343। क्लियर ना? इसके बाद देखिए एक और, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को, 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्लियर ना मित्रों? इसके बाद देखिए आपका विश्व स्तर पर हिंदी सचिवालय कहां पर है? विश्व स्तर पर हिंदी सचिवालय, विश्व स्तर पर हिंदी सचिवालय, तो विश्व स्तर पर हिंदी सचिवालय कहाँ है मित्रों? मॉरिशस में। मॉरिशस में। कब स्थापित किया गया था? 2008 में। कब स्थापित किया गया था? 2008 में। इसके बाद देखिए हमारा प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन कहां पर हुआ था मित्रों? नागपुर में। कब हुआ था? 1975 में। ठीक है, ये सामान्य सी जानकारी आपको याद रखनी है। इसके बाद देखिए 11वां, अब तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो चुके हैं। 11वां जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था मित्रों मॉरिशस में, पोर्ट लुइस मॉरिशस में। पोर्ट लुइस मॉरिशस में ही हमारे सचिवालय है। कब हुआ था? तो समय हमारा 18 से 20 अगस्त 2018। इसकी जो अध्यक्ष थी कौन थी? अध्यक्ष थी हमारी तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज। क्लियर ना मित्रों? बताओ कोई डाउट? साथ नोट कर लेना, महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है ना मित्रों जी? ये सामान्य सी जानकारी आपको याद रखनी है, जो एग्जाम की दृष्टि से हमारे लिए क्या है? महत्वपूर्ण है। ठीक है ना मित्रों? अब आप आराम से नोट कर लें वीडियो को रोककर, उसके बाद आप आगे देखना जी। हम आगे बात करते हैं मित्रों, हमारा जो भाषा का जो कंटेंट है, भाषा के कंटेंट को मित्रों हम यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि हमें भाषा विज्ञान तो पढ़ना नहीं है, तो हम भाषा के विषय में बात करें। हमें तो व्याकरण पढ़ना है और हमें उसी कंटेंट पर आना है, हमारी विषय वस्तु भी वही है। तो हमें ये सामान्य जानकारी सिर्फ इसलिए ग्रहण की थी क्योंकि हमें उस कंटेंट को समझना था बेहतर ढंग से, क्योंकि हम चाहते हैं, हमारी टीम चाहती है कि आप किसी भी विषय वस्तु से परे ना हो, आप ऐसा कोई भी मुख्य टॉपिक बिंदु आपका नहीं छूटे जिससे कि आपको बाद में परेशानी हो। आप ज़्यादा से ज़्यादा ग्रहण करें, यही हमारी टीम का हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है। हम चाहते हैं कि आप अपनी मंजिल पर पहुँचें। मित्रों अगला हमारा जो टॉपिक है वो है लिपि, जिसके विषय में भी हम थोड़ी सी चर्चा आपसे करेंगे, लेकिन अभी नहीं, ब्रेक के बाद, यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अधिगम करते रहें, इनको पढ़ते रहें और रिवाइज करते रहें अच्छे से, जिससे कि आपका कंटेंट पूरी तरह से क्लियर हो जाए और आप जब नया टॉपिक पढ़ें, नई विषय वस्तु पढ़ें, तो आपको पढ़ने में और इंटरेस्ट आए और आनंद आए। ठीक है मित्रों, तो इसी के साथ
अच्छा, कुछ कह रहे हैं जी, बिल्कुल 4 पंक्तियाँ तो हो ही जानी चाहिए और होनी भी चाहिए, क्योंकि जब तक नहीं होती है तब तक आपको भी कहाँ सुकून मिलता है और ये हमें भी थोड़ी तसल्ली नहीं मिलती है। तो 4 पंक्तियाँ मैं आपको सुना देता हूँ कि कामनाओं के नगर में प्रीत के अनजान पथ पर हो कभी आकाश धूमिल तो थकन पलने न देना। कामनाओं के नगर में प्रीत के अनजान पथ पर हो कभी आकाश धूमिल तो थकन पलने न देना। जिंदगी में चाहतों का सिलसिला रुकता नहीं है, पर धरा की प्यास से ये आसमां झुकता नहीं है। ध्यान रखना मित्रों, आप अपनी चाहत, आप अपनी जिज्ञासा, आप अपनी जिज्ञासा बनाए रखें और पढ़ते रहें, खुश रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।